हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर नंबर 2 को पूरा कंप्लीट। और आज होगा 25 फरवरी का महातांडव। दूसरे वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवणों को। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से आज का ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जितना बताऊंगी एग्जाम में आपके प्रश्न यही से आएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। हम करेंगे फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन। तो फटाफट से अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली आप लोग को मिलेंगी 2 से 3 वीडियोस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नेम जैसा कि हमारे अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लों के बारे में, तत्पश्चात हम पढ़ेंगे क्षारकों के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे लवणों के बारे में। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं। एक्चुअली अम्लों के बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, लेकिन आप लोग के एकेडमिक स्तर पर जो आपको पढ़ना है वो किस तरीके से। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने आज की शुभम वाली वीडियो नहीं देखी होगी, जिनमें कि उन्होंने बताया है कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड के कॉपियों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। 10 और 12 दोनों में। अगर आपके घर में 12 में कोई दीदी भैया होंगे तो उन्हें जरूर से बता दीजिएगा। और आप लोग भी कि 10 और 12 की यूपी बोर्ड के कॉपियों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तो अगर अभी तक नहीं पता तो जान जाइए और जा करके सबसे पहले तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप आज की इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और खाने में हमें स्वाद में खट्टा खट्टा सा लगेगा, वो कहलाएगा अम्ल। उदाहरण की बात करें तो जैसे सिरका, नींबू, संतरा, इमली। अब देखिए नींबू को हम चाटते हैं तो कैसा वो खट्टा खट्टा सा लगता है ना, संतरा भी वैसा लगता है, इमली भी वैसी लगती है। तो ये क्यों लगता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, नींबू और संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो इन्हीं सभी अम्लों की वजह से ये सारे खाने वाले पदार्थ हमें खट्टे लगते हैं। इसके बाद अम्ल की दूसरी परिभाषा जो कि है आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल क्या होंगे? जैसे अम्ल वो पदार्थ होंगे जिसे जब आप जल में घोलेंगे तो ये आपको देंगे हाइड्रोजन आयन। और अम्लों के कुछ प्रकार भी होते हैं। किसके आधार पर? आयनन के आधार पर हम बात करें तो आयनन के आधार पर अम्ल आपके 2 प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर अम्ल आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला है प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल देखिए वे अम्ल होते हैं जो कि जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। जैसे उदाहरण की बात करें तो H2SO4, HCl, HNO3 इत्यादि जो जल में पूरे तरीके से आयनित हो जाएंगे वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल। जस्ट इसका अपोजिट दुर्बल अम्ल हो जाएगा कि वे अम्ल जो कि जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, CH3COOH, HCOOH इत्यादि। देखिए सारे अम्ल तो ऐसे नहीं होंगे जो कि जल में घुल जाएंगे, तो जितने सारे घुल जाएंगे वो कहलाएंगे हमारे प्रबल अम्ल और जो नहीं घुलेंगे वो कहलाएंगे हमारे दुर्बल अम्ल। उदाहरण के रूप में जैसे HCl को आप घुलेंगे तो H+Cl- में टूट जाएगा और पूरे तरीके से जल में घुल जाएगा। वही जब आप HCN को तोड़ेंगे H+Cn- तो ये पूरे तरीके से आयनित नहीं हो पाएगा, जल में नहीं घुल पाएगा, तो ये कहलाएगा आपका दुर्बल अम्ल। और इसके बाद अम्लों के कुछ भौतिक गुण भी होते हैं और वो कौन कौन से हैं चलिए हम देख लेते हैं।
देखिए हम कर रहे हैं फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन, तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि दीदी हमें 2 से 3 घंटे की वीडियो दे दे, बहुत ज़्यादा समझा दे, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन तो इसी तरीके से होता है कि साल भर आपने जितनी चीज़ों को पढ़ा है 25 से 30 मिनट में, 40 मिनट में आप उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दें। और यकीन मानिए थोड़ी बहुत मोटी मोटी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी तो आप बहुत सारा बना करके लिख के आ जाएंगे। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरा भी पेपर था और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा पेपर अटेंड कर लिया। सारी चीज़ें तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे मोटी मोटी सारी चीज़ों की डिफिनेशन, एग्जाम्पल और ऐसी चीज़ें पता थी, तो मैंने उसी से बना बना करके पूरा पेपर एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया। तो हाँ, आप लोग भी वैसे ही करिएगा, और जितने टॉपर होते हैं ना, सारे लोग वैसे ही करते हैं। अम्लों के देखिए भौतिक गुण कुछ इस तरीके से है। पहला, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे और जल में विलेय होते हैं, और अम्ल आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकृति की बात करें हम इसकी, तो अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब ये है कि इनकी क्रिया से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि चीजें नष्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री के लैब में होंगे, जूलॉजी बॉटनी के लैब में होंगे, तो बिल्कुल भी आप जहाँ पे एसिड गिरा होगा वहाँ पर मत रहिएगा, वरना अगर आपके कपड़े में वो लग गया ना तो फिर पूरा रंग ही उड़ जाएगा उसका। तो अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है और इसकी क्रिया से लकड़ी, कपड़ा, कागज सारी चीजें नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अम्लों के रासायनिक गुणों की बात करें तो देखिए अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला है धातु के साथ अभिक्रिया, ये तो आपके भौतिक गुणधर्म थे। अब इसके बाद रासायनिक गुणों में आएगा कि धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, जैसे कि Fe आपका हो गया 2HCl के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 और H2 गैस दे देगा। तो देखिए HCl आपका अम्ल है, Fe आपकी धातु है, यानी कि ये अम्ल ने जब इस धातु के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गया। ये हो गई सबसे पहली अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब देखिए दूसरा है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये आपका अम्ल है, जब ये धातु कार्बोनेट है, देखिए CO3 का मतलब कार्बोनेट है, या फिर HCO3 होता तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता। तो ये CaCO3 कार्बोनेट के साथ में HCl अम्ल आपका अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड जल की बात नहीं करेंगे, ध्यान हमें इस पर देना है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जा रही है। इसके बाद तीसरा धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, देखिए अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल जब आपके धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये निर्माण करेंगे लवण और जल का, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे आपका जल H2O बना दे रहा है। तो यही हो गया कि अम्ल को जब आप क्रिया कराएंगे धातु ऑक्साइड के साथ में तो ये लवण और यहाँ पे जल को बना लेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने है, आप चाहें तो इस दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लीजिए कि MgO की H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर MgSO4 और H2O बन रहा है आपका। इसके बाद पूछा जाएगा, ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में आ सकता है कि अम्लों के उपयोग के बारे में बताइए। तो देखिए अम्लों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल को सोने और चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक, विस्फोटक और औषधि बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग होता है। अब अम्ल की बात करेंगे तो देखिए पहले में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की, फिर नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे।
तो एक एक करके बहुत सारे जितने इंपॉर्टेंट अम्ल हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ध्यान रखिए, अगर ऐसे आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि लेड की बैटरियों में प्लास्टिक में किसका कौन से अम्ल का उपयोग होता है, तो आपको याद रहेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, भूल मत जाइएगा आप सभी। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4, ठीक है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को हम सोने और चांदी के शोधन में प्रयुक्त करते हैं। उर्वरक, विस्फोटक और औषधि बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग होता है। इसके बाद जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रखने के लिए और कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पे होगा? कपड़े को रखने के लिए और कलई से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए। यानी कि लोहे में जब कलई किया जाएगा, पेंट को पोता जाएगा, तो उससे पहले, पेंट करने से पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रयोग द्वारा सबसे पहले उसे साफ किया जाता है। अम्ल तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। देखिए, क्षारक और क्षार में अंतर है, बस अगले 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा। क्षारक देखिए क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीव्र या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे में साबुन तो आपको पता ही है, जो कि आप डेली लगा करके नहाते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनका कि स्वाद कड़वा होता है, और देखिए अम्ल हमारे नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था, तो क्षारक इसका उल्टा हो जाएगा, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, आपका क्षारक कहलाएगा। जैसे कि साबुन। अब आर्हेनियस के अनुसार क्या है? आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की दूसरी परिभाषा भी है कि वे पदार्थ जो कि जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन को देंगे, क्षारक कहलाएंगे। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है, या फिर आर्हेनियस के अनुसार क्षार की क्या परिभाषा है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा इस तरीके से होगी कि वो जल में घुलेंगे तो हाइड्रोजन आयन को देंगे, और क्षार आपके OH- आयन को देंगे। वे क्षारक जो कि जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखिए, क्षार और क्षारक में अंतर समझ में आया। जो पदार्थ जल में घुल करके OH- आयन देंगे वो आपके क्षारक कहलाएंगे, और जो क्षारक जल में घुल जाएंगे वो क्षार कहलाएंगे। जो नहीं घुलेंगे वो क्षार नहीं कहलाएंगे, वो क्षारक कहलाएंगे। परंतु जो क्षारक जल में घुल जाएंगे वो आपके क्षार कहलाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्षारकों के प्रकार के बारे में। आयनन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से क्षारक? जैसे अम्ल हमने देखा था 2 प्रकार के थे। आयनन के आधार पे अम्ल आपके 2 प्रकार थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसी तरीके से क्षारक भी आपके आयनन के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होंगे? जो जल में पूरे तरीके से वियोजित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन को दे देंगे, वो आपके प्रबल क्षारक कहलाएंगे। और जस्ट इसका अपोजिट, जो जल में पूर्णतया वियोजित नहीं होंगे, वो दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जैसे उदाहरण के रूप में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं कि जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH को लेंगे तो ये जल में पूरे तरीके से आपका घुल जाएगा पोटेशियम K+ और OH- आयनों में। और जस्ट इसका अपोजिट दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो कि जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, ये आपके दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH। इसके बाद क्षारकों के भौतिक गुणधर्म की बात करें। तो देखिए, क्षारकों के भौतिक गुण निम्नलिखित तरीके से होते हैं। सबसे पहला है कि क्षारक जल में विलेय और स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। सबसे पहली बात कि क्षारक जो होंगे वो जल में विलेय और स्वाद में तीखे और कड़वे होंगे।
अम्ल का जस्ट अपोजिट क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे और क्षारक जो होंगे वो स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है और ये प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में बहुत कम होती है। ये तो आपके हो गए भौतिक गुणधर्म। अब अगर हम बात करेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, तो देखिए क्षारकों के रासायनिक गुण निम्नलिखित तरीके के हैं। सबसे पहला है धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया करके क्षार क्या करेंगे? देखिए जो प्रबल क्षारक होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न कर देंगे। जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम जिंक ऑक्साइड एक में मिल गया और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई। तो सीधा सा मतलब है कि धातु के साथ क्षारक अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देंगे। इसके बाद दूसरा है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। क्षारक देखिए अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप CaOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पे जल का निर्माण हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। इसके बाद देखिए कि क्षारक अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब भी कभी आप क्षारक को अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिल करके हमेशा ही लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसे तो आप अम्लों में भी लिख सकते हैं, क्षार में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। चाहे आप अम्ल को क्षार से मिलाए या फिर क्षार को अम्ल से मिलाए, मिला जुला के आपका लवण और जल ही बनने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि चाहे तरबूजा खरबूजे पर जैसे वो बोलते हैं ना कि चाहे चाकू आपके तरबूजे पर गिरे या फिर तरबूजा चाकू पर, कटना तो तरबूजे को ही पड़ता है। तो इसका मतलब यही है, या फिर आप अम्ल से क्षारक को मिलाएं या फिर क्षारक से अम्ल को मिलाएं, लेकिन लास्ट में बनना लवण और जल ही है। तो इसी तरीके से ये आपका जो है उभयनिष्ठ वाला पॉइंट है, तो इसे आप अम्ल और क्षार दोनों में लिख सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्युमिनियम सल्फेट आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपका जल बन जाएगा। ये आपका लवण है और ये जल है। चौथे पॉइंट की बात करें तो कुछ क्षारकों को जल में विलय करने पर ये पूर्ण रूप से आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड आयन भी देते हैं। जैसे कि आप NH4OH को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये जो डबल एरो है इसका मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपका NH4+ और OH- मिल जाएगा। ये पूर्ण रूप से देखिए OH- आयन भी दे देंगे। पांचवा वाला पॉइंट है कि बहुत सारे क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाते हैं। कुछ क्षारक आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड और जल में विघटित हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है MgOH का होल ट्राइज को जब आप गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल में बन जाएगा। क्षारकों के कुछ उपयोग भी हैं हमारे सामने। क्षारकों के कुछ मुख्य उपयोग इस तरीके से हैं कि क्षारकों का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला, जैसे हमने देखिए अम्लों के लिए 2 से 3 अम्लों का उदाहरण लिया था, वैसे ही क्षार के लिए भी हम 3 से 4 क्षारकों का उदाहरण लेंगे। सबसे पहला है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रतिअम्ल बनाने में किया जाता है और दूसरा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग निर्मलीकारक और अमोनिया लवण बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप जानते ही हैं साबुन और धावन सोडे के निर्माण में, रेयान के निर्माण में, कागज और लुगदी के निर्माण, उद्योगों के निर्माण में होता है। ये तो आपको समझना और याद ही करना पड़ेगा, इसमें हम कोई टिक आपको नहीं लगा सकते। इसके बाद अगला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योगों, खारे पानी को मृदु बनाने, ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में किया जाता है।
अगला आपके सामने है अम्ल और क्षारकों के बीच अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारकों के बीच अभिक्रिया। अम्ल के बारे में हमने पढ़ लिया, क्षारक के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों के बीच अभिक्रिया। देखिए, अम्ल और क्षारकों के बीच निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। अम्ल क्षारकों और धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया है। लवण और जल बनाने की ये प्रक्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप बताएंगे कि अम्ल और क्षारक को मिलाने पर लवण और जल का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने NaOH से अभिक्रिया करवाया तो NaCl लवण, नमक जो घर में हम लोग खाते हैं जानते ही हैं वो लवण है, और H2O आपका जल बन गया। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि जब किसी अम्ल को जल में विलेय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और विलयन के ताप में वृद्धि हो जाती है। जल में विलेय करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान अम्ल की प्रकृति पे निर्भर करता है और प्रबल अम्ल को जल में विलेय करने पर ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये वाला पॉइंट आप लोग न याद करिए, पहला वाला याद रखिएगा, बहुत है। अब ये भी आप लोग को पढ़ते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो हमें लगता है ये तो सिलेबस में ही नहीं थे, ये तो हमें आते ही नहीं थे, पर वो सिलेबस में ही होते हैं, बशर्ते आप लोग उसे पढ़े नहीं होते हैं। तो देखिए, जब अम्ल और क्षारकों के जलीय विलयन की बात करेंगे, जल की उपस्थिति में अम्ल आपके हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, यानी कि ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने पर के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, जिनसे कि क्षारकों का जलीय विलयन OH- आयन देता है। जैसे हम जानते हैं अम्ल है, घुलने पर आपके H+ आयन देंगे, क्षार OH- आयन देंगे। तो देखिए फ्रीली तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो विद्युत का चालन हो जाएगा। अगला पॉइंट है अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। इसके बाद तनुता का प्रभाव कैसे होगा ये भी आप समझ लीजिए कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना तनुकरण कहलाता है। बाय द वे, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि तनुकरण क्या है तो आप जानते रहिए कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना आपका तनुकरण कहलाएगा, और इसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी, और इसे ही हम तनुता कहेंगे। जब आप अम्ल और क्षार को जल में मिला देंगे तो इसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी, और इसे ही हम तनुता कहते हैं। जब अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो उसके अणु वियोजित होकर के आयन बनाते हैं। जैसे NaOH H2O के प्रेजेंट में है तो देखिए आपका Na+ और OH- आयन दे रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कि सूचक क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए, वे पदार्थ जिनका की उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या फिर अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है वो आपके सूचक कहलाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका की उपयोग हम किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए करते हैं और ये आपके सूचक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। अम्ल क्षारक अनुमापनों में प्रायः 3 सूचकों का प्रयोग होता है, लिटमस, मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थलीन। ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है किसका प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिए लिटमस, ऑरेंज तथा फिनोल्फ्थलीन का। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे फूलों की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ प्रमुख सूचक आपके इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख सूचकों में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। तो देखिए, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी इत्यादि। अब इसमें देखिए है एक टेबल बना कर दिखा दिया है सूचक, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम।
तो सूचक जैसे कि आपका लिटमस पेपर है, अम्लीय माध्यम में हम जानते हैं लाल कलर शो करता है और क्षारीय माध्यम में ये आपका नीला कलर शो करता है। लाल पत्ते गोभी का जो रस होता है वो अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में हरे रंग में होता है। हल्दी जो होती है अम्लीय माध्यम में पीली और क्षारीय माध्यम में लाल और भूरे कलर की होती है। हाइड्रेंजिया के फूल होते हैं अम्लीय माध्यम में नीले और क्षारीय माध्यम में गुलाबी कलर के। इसके बाद कुछ संश्लेषित सूचक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर एक बार हम फास्ट तरीके से पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न ना आए जो आप बोले कि दीदी ने नहीं पढ़ाया था ना। संश्लेषित सूचक प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। देखिए, प्राकृतिक सूचक जो कि प्रकृति में फ्रीली तरीके से पाए जाएंगे और संश्लेषित सूचक यानी कि प्रयोगशाला में निर्मित सूचक आपके संश्लेषित सूचक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो फिनाफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज इत्यादि सूचक। फिनाफ्थलीन जो है अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी कलर का। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में नीले कलर का। ये तो आपका प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक हो गया। इसके बाद कुछ आपके गंधयुक्त सूचक भी पाए जाते हैं। गंधयुक्त सूचक देखिए कैसे होते हैं। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। गंधयुक्त का सीधा सा मतलब है गंध से रिलेटेड। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल और क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक आपके गंधयुक्त सूचक कहलाएंगे और इनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि वैनिला, प्याज और लौंग इत्यादि। गंधयुक्त के बाद अगला है सर्वव्यापी सूचक। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिला करके एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो कि हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंगों को दिखाते हैं। तो इसे हम कहते हैं सर्वव्यापी सूचक। अब इसके बाद अगला आपका है पीएच परिसर। देखिए, पीएच परिसर क्या होता है। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर के जब एक निश्चित सीमा में होता है तो वही आपकी निश्चित सीमा पीएच परिसर कहलाती है। इसके बाद अगला है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जैसे दीदी हमें नहीं याद हुआ, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। देखिए, पीएच का मान होता है माइनस लॉग एच यानी कि किसी विलयन में उपस्थित ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है इसकी सांद्रता, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इसकी सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक यानी कि माइनस लॉगरिथम वैल्यू को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये हमने यहाँ पे देख लिया, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन। अब इसके बाद कुछ पदार्थों के पीएच मान यहाँ पर दिए भी हैं, जैसे कि विलयन और एक तरफ है पीएच का मान। नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आमाशयी रस जो हमारे पेट में है 1.4 होता है। अब अम्लीय है तो 7 से कम ही होगा और जो क्षारीय होंगे वो 7 से ज़्यादा हो जाएंगे। सिरका जो होता है आपका 4 होता है पीएच मान। दूध का 6.5 होता है। रक्त का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है 7.4 होता है। टूथपेस्ट आपका 8 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 होता है। और इसके बाद अगला आपका है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को बताइए। तो सबसे पहला है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। देखिए, हमारे उदर में यानी कि हमारा जो पेट है, नाभि है, इसमें पाए जाने वाले एचसीएल पाचन में मदद करता है। बायोलॉजी की क्लासेस आप लोगों ने की होगी तो पता होगा कि हमारे पेट में आमाशय में जो एचसीएल अम्ल पाया जाता है ये पाचन में मदद करता है और अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है और जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है।
अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करना चाहिए, जो कि प्रति अम्ल का काम करता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये जो अम्ल की मात्रा हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय का होना। देखिए, दांतों का इनेमल कैल्साइट से बना होता है। इनेमल क्या होता है? जो हमारे दांतों के ऊपर, जैसे कि ये हमारा दांत है तो इसके ऊपर पतली सी परत पाई जाती है जो कि आपकी इनेमल कहलाती है। तो दांतों के ऊपर ये जो पाया जाने वाला है ये आपका इनेमल है। ये ऐसे व्हाइट कलर का आपका दांतों के ऊपर इनेमल पाया जाता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हम जानते हैं कि ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है ना। तो इसके बाद क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, तो जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हम जानते हैं कि दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है और जिसका कि प्रमुख कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है, जो कि भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं और दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। और इसके बाद तीसरा है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अगर मान लीजिए लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी में आया तो आपको केवल हेडिंग लिखना रहेगा, परंतु अगर दीर्घ उत्तरी में आया तो इसके लिए आप लोग को हेडिंग डाल करके इसके अंदर भी लिखना रहेगा। तो जब हम पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा की बात करेंगे तो जब कीट जैसे कि मधुमक्खी, चींटी इत्यादि डंक मारते हैं तो वो एक अम्ल छोड़ते हैं और जिसके कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। हम जानते ही हैं डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। अब इसके बाद अगला है पौधों में पीएच। पौधों में पीएच क्या होगा? जैसे कि कुछ पत्तियां हो जाती हैं कि नेटल के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जिन्हें कि गलती से अगर छू लेंगे हम तो डंक जैसा दर्द का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि इन बालों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। और इसका उपचार डाक पौधे की पत्ती रगड़ करके करते हैं और ये पौधों अधिकतर नेटल के पास ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगला देखिए है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में तो हमने पढ़ा है, परंतु फिर भी यहाँ पे दिया गया है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण एवं जल का निर्माण होता है और ये क्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रिया में आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन और OH- आयन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH दे देगा आपका NaCl प्लस H2O। अब देखिए लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं? तो किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को हम लवण कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होगा, तो आप परिभाषा भी इसी तरीके से देंगे कि किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस आपका लवण कहलाएगा और इस क्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण होगा। जैसे हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाने पर खाने वाला नमक और जल का निर्माण हो जाएगा। अब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि लवण को जब हम जल में घोलेंगे तो लवण को जल में घोलने पर ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाते हैं और लवण के जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन उपस्थित हो जाते हैं। धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋणायनों को हम अम्लीय मूलक कहते हैं, क्योंकि लवण का धनायन क्षार से एवं ऋणायन जो होगा वो आपके अम्लों से प्राप्त होता है।
जैसे कि उदाहरण आपका यहाँ पे सामने दिया गया है NaCl Na+ और Cl- में टूटना। लवणों के परिवार की बात करें तो समान धनात्मक और ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार के होंगे। जैसे कि NaCl Na2SO4 दोनों सोडियम लवण परिवार के हैं। इसमें भी देखिए सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, यानी कि दोनों सोडियम लवण परिवार के हैं। और NaCl KCl दोनों क्लोराइड भी परिवार के हैं। जैसे Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है, तो दोनों क्लोराइड लवण परिवार के हो जाएंगे। लवणों के पीएच की बात करें तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण उदासीन होते हैं। अब हमने आपको बताया ही है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है। तो जब भी कभी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण बनेंगे तो वह आपके उदासीन होंगे और इनका पीएच 7 हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होंगे और पीएच इनका 7 से कम हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण क्षारीय होते हैं और इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अब हमारे सामने कुछ केमिकल कंपाउंड भी है, रासायनिक तत्व यौगिक भी है, अणु भी है, जिनका कि आप लोग के एग्जाम में कभी कभी भौतिक उपयोग, रासायनिक उपयोग या फिर ऐसे भी लिखने के लिए आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा बनता है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था। और इसे ही हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, जिसका कि प्रयोग हम भोजन करते हैं और इसे बड़े स्तर पर समुद्री जल से अन्य लवणों के पृथक्करण से हम प्राप्त करते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के उपयोग की बात करेंगे तो देखिए इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कि साधारण नमक को भोजन पकाने के अतिरिक्त परिरक्षक के रूप में और अन्य रसायनों जैसे कि कास्टिक सोडे, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण इत्यादि के निर्माण के उपयोग में भी किया जाता है। यानी कि अगर आपको बनाना है कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, तो इन सभी के निर्माण में भी हम सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सोडियम धातु और क्लोरीन धातु के निर्माण में भी करेंगे। सीधी सी बात है, आप उसे तोड़ेंगे तो सोडियम क्लोरीन आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला इसका उपयोग है कि जब देशों में बहुत ज़्यादा हिमपात हो जाता है तो वहाँ पे नमक की बौछार करके सड़कों को साफ करते हैं। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ओले गिर जाएंगे तो हिमपात के सड़कों को हम नमक से साफ करेंगे। और चौथा है कि जब अधिक पसीना आता है तो शरीर का मांसपेशियों से ऐंठन हो जाता है, तो NaCl की कमी को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। NaCl देखिए सोडियम की कमी हो जाएगी, शरीर में नमक की कमी हो जाएगी, तब वो नमक चीनी पानी घोल घोल करके गर्मियों में सब लोग पीते रहते हैं। सोडियम क्लोराइड के बाद अगला हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। कॉपी पेन ले करके बैठिए, जो चीज़ें नहीं आ रही होंगी फटाफट से उसे लिखते चलिए। कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे जब आप सोडियम क्लोराइड में जल का प्रवाह करेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। इसका हो गया निर्माण के बाद इस प्रक्रिया में गैस एनोड पर मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण आपके कैथोड पर हो जाएगा। कास्टिक सोडे के उपयोग की बात करें तो देखिए कास्टिक सोडे का उपयोग निम्नलिखित है। इसका प्रयोग हम साबुन और अपमार्जक को बनाने के लिए करते हैं, कृत्रिम वस्त्रों के रेशे के, कागज निर्माण के, बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण, तेल शोधन और रंजकों एवं विरंजकों के निर्माण में करते हैं। इसके बाद अगला कास्टिक सोडा के बाद हमें पढ़ना है विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। अणु सूत्र है CaOCl2। विरंजक चूर्ण पूछा जाए या फिर ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाए या फिर कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड पूछा जाए या फिर CaOCl2 पूछा जाए, लिखना आपको यही है।
विरंजक चूर्ण दो यौगिकों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्षारकीय कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण होता है, परंतु सुविधा हेतु इसे हम कैल्शियम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में लिख देते हैं। निर्माण की विधियों की बात करें, ये बनता कैसे है, तो देखिए विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा हम प्राप्त करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है, इसी पर हम क्लोरीन को डालेंगे तो बन जाएगा हमारा CaOCl2 विरंजक चूर्ण और जल भी आपका निकल जाएगा। भौतिक गुणों की बात करें तो विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण कुछ इस प्रकार से हैं। ये आपके हल्के पीले रंग का होता है और ये जल में अल्प विलेय है, यानी कि जल में कम घुलेगा। अब कम कैसे घुलेगा, क्योंकि इनमें अशुद्धियां घुली रहेंगी। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। रासायनिक गुण भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो छोड़ना नहीं है, हमें सब पढ़ना है। रासायनिक गुण में पहला है गर्म जल से क्रिया। विरंजक को जल में विलय करके गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये विरंजक चूर्ण है, जब आप H2O से क्रिया करेंगे तो क्लोरीन गैस आपका निकल जाएगा और COH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ऊष्मा के प्रभाव की बात करें तो इसे गर्म करने पर ये अपघटित होकर के ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड को दे देता है। उत्प्रेरकीय अपघटन भी होता है इसका। विरंजक चूर्ण उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन देता है। CaOCl2 आपका COCl2 की प्रेजेंट में CaCl2 प्लस ऑक्सीजन गैस दे देगा। इसके बाद चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड या तनु अम्लों की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अभिरंजक क्रिया भी है इसका। ठंडे और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण की क्रिया द्वारा हाइड्रोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। ये वाला आप लोग न याद रखिए, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है अभिरंजक क्रिया, तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण का उपयोग। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग विभिन्न पदार्थों जैसे कि कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। सबसे पहला है जीवाणुनाशक के रूप में, जल के शुद्धिकरण में, ऑक्सीकारक के रूप में और चीनी को सफेद करने में, क्लोरोफार्म के निर्माण में और ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। विरंजक चूर्ण के बाद है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। रासायनिक नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्य नाम है खाने का सोडा। रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। निर्माण के विधियों की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख भी दिया है Na2CO3 की CO2 से क्रिया करवाएंगे तो आपका 2NaHCO3 बन जाएगा। भौतिक गुण इसके ये है कि NaHCO3 सफेद क्रिस्टलीय ठोस है जो कि जल में विलेय होता है। NaHCO3 का मतलब है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अब इसके कुछ रासायनिक गुणधर्म भी हैं जिसके रासायनिक गुण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है ऊष्मा का प्रभाव। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा। जल अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होगा। जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जल के द्वारा जल अपघटन कर दिए, क्रमणीय अभिक्रिया है ये। यहाँ पे आपका निर्माण हो गया क्षारीय विलयन, यानी कि NaOH अब OH है तो क्षार है आपका और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है इसकी अम्लों से क्रिया। ये अम्लों से क्रिया पढ़ते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 की अम्लों से क्रिया कराने पर लवण और CO2 का निर्माण होगा। NaHCO3 का आपका ये H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो Na2SO4 और 2H2O आपका और CO2 बन जाएगा।
अब इसके बाद हम इसके उपयोग की बात करें तो देखिए उपयोग क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का उपयोग निम्नलिखित है। पहला है आमाशय की अम्लता को दूर करने में, झाग युक्त पेय पदार्थों और गोलियों के निर्माण में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, चर्म रोगों के उपचार में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। इसके बाद अगला है आपका धोने का सोडा या धावन सोडा। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और सामान्य नाम है धावन सोडा या सोडा एस। अणु सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। निर्माण के विधियों की बात करें तो धावन सोडा का निर्माण निम्नलिखित 3 चरणों में संपन्न होता है। तो इसके लिए आपको 3 चरण पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्र विलयन की अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। यह आपका सोडियम क्लोराइड है। इसकी हम अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और इसके बाद दूसरा चरण आ जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टर करके पृथक करके सुखा लेंगे और फिर हम गर्म करेंगे। जब आप इसे ऐसे गर्म करेंगे तो NaSO3 जो आपका है ये अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना लेगा। इसके बाद तीसरा क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट को फिर जल में विलय किया जाएगा। Na2CO3 को जल में विलय करेंगे तो ये जल के 10 अणु युक्त धावन सोडे क्रिस्टलों को प्राप्त करने पर पूरा क्रिस्टलन किया जाएगा। इसके बाद हम इसके भौतिक गुणों की बात करेंगे तो भौतिक गुण कुछ इस प्रकार से हैं कि सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका कि गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है और ये जल में विलय होने पर पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूड़ित अवस्था में होता है जिसे कि सोडा एस कहते हैं और इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। रासायनिक गुणों की बात करें तो इसके रासायनिक गुण कुछ इस प्रकार से हैं। रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे केवल एक ऊष्मा का प्रभाव। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एक उत्फुल्ल यौगिक होता है, इसीलिए इसे शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलने के पश्चात ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। डेका का मतलब 10 होता है और हाइड्रेट H2O। तो ये शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर आपके क्या होंगे, जल के 9 अणु 9H2O निकल जाएंगे और एक H2O यहाँ पर लगा है NaCO3 के साथ में। बस केवल इसका इतना ही पढ़िए। इसके बाद हम इसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। तो धावन सोडे का उपयोग निम्नलिखित है। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में कांच कागज बनाने में, पेट्रोलियम शोधन धातु शोधन करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, जल की कठोरता को दूर करने में, बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक और सुहागा के निर्माण में, कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने और वस्त्र धुलाई के लिए अपमार्जक के निर्माण में। अब इसके बाद अगला हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ वरना बताती ही नहीं ना। इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें पढ़ लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणु सूत्र है CaSO4 × ½ निर्माण की विधि क्या है कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को 120 ताप पे हम गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। CaSO4 2H2 है, 120 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। भौतिक गुण है कि ये सफ़ेद रंग का चूड़ा है जो कि जल में अविलेय है। इसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए और प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है। सजावटी सामान बनाने, मूर्तियां और खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा
तथा उन पर अलंकरण कार्य करने में भी किया जाता है। अलंकरण मतलब कलाकारी करना, चित्रकारी करना, और इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोग को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की क्लास भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, क्योंकि डेली आप लोग को आपके एग्जाम तक, लास्ट मोमेंट तक हम आप लोग के साथ रहेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में बिना किसी मोटिवेशनल शायरी के हम वीडियो को कैसे एंड कर सकते हैं, तो मोटिवेशनल शायरी कुछ इस तरीके से है कि रख हौसला वो मंजर आएगा, हाँ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।